अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम तैयब बोरा नेटवर्क के साथ। आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं सबको मालूम है कि कितने ज़हीन वो क्रिकेटर थे। पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया 25 टेस्ट के अंदर, 66 ओडीआई में इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। 49 के एवरेज से 291 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और ऑलमोस्ट 18,000 रन इन्होंने बनाए, जिसमें 49 हंड्रेड्स और 93 फिफ्टीज भी इनकी शामिल है। अब जो है वो अमेरिका मूव हो गए हैं। आसिफ मुश्तबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा सिर्फ कि ऐसा लगता है कि जिस तरह आप जितने डिसिप्लिन क्रिकेटर थे, जितना स्ट्रांग आपकी नर्व्स थी, आपको कैंगरूज का शिकार बहुत पसंद था। 214 रन के बैटिंग एवरेज से ओडीआई में आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन्स किए। 92 में होबार्ट में और स्टीव वॉ को लास्ट बॉल पर सिक्स लगाकर जो मैच टाई हुआ था, आसिफ भाई उसकी क्या यादें हैं आपकी? मतलब यार उसकी बहुत अच्छी यादें हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी अरसा हो गया उसका, और जब भी कोई बात होती तो हर होस्ट और एंकर जो है वो इसको जो है वो क्या कहते हैं जिक्र करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक यूनिक है कि मेरी जो एवरेज है वो 200 प्लस की एवरेज है। जितने मैचेस में खेला हूँ सिर्फ उनके खिलाफ मैं एक दफ़ा आउट हुआ हूँ वनडे मैच, जिसकी वजह इतनी एवरेज है। क्योंकि और वो जो थबाड़ का छक्का है वो एक सिग्नेचर ही है मेरे लिए एक तरह से, कि जो लोग अभी भी याद रखते हैं वो छक्के की वजह से मुझे काफ़ी याद रखते हैं कि कभी वो इतने साल पहले, कोई 28 साल हो गए इस बात को, तो वो जो है उसको याद रखते हैं। और इसकी यादें जो है इसका कोई लफ्ज़ों में तो बयान किया नहीं सकता। बस ये था कि कोशिश की थी वो मैच निकालने की, जैसे मैं और राशिद की पार्टनरशिप हुई थी। क्योंकि एक चीज़ मैंने सीखी थी या अपनी लाइफ से सीखी कि कभी हिम्मत नहीं हारने वाली बात है, मुश्किलें आती है, अपनी आप को हमेशा आप कोशिश ज़रूर करें जहाँ तक कर सकते हैं। बाकी जो है वो जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। और ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं लाइफ में साथ, तो इसका मुझे मुकम्मल ईमान है इस बात का कि अगर इंसान कोशिश करे अपनी मतलब दिल लगा के मेहनत से ईमानदारी के साथ, उसका जो इनाम है वो ज़रूर मिलता है। और वो ऐसा इनाम देखे एक छक्के ने देखे अभी तक इतने अरसे बाद भी याद रखा जाता है। आसिफ भाई, आप वैसे जो भी थोड़ा बहुत हम भी आपके साथ खेलने का हमें मौका मिला, आप बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेटर थे। तो आप क्या समझते हैं किसी भी क्रिकेटर की एक लाइफ स्टार्ट करता है या तो उस जर्नी के अंदर या किसी एस्टेब्लिश क्रिकेटर के अंदर डिसिप्लिन के रोल कितना इंपॉर्टेंट है? डिसिप्लिन का रोल तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो या नॉर्मल लाइफ हो या नॉर्मल आप किसी जगह भी काम करते हो, डिसिप्लिन तो एक मेन इंग्रेडिएंट, मेन एलिमेंट है इंसान को किसी जगह पहुंचाने के लिए। अभी कुछ देर पहले मेरी एक और लोगों से बात हुई थी, तो वही मैंने सिर्फ एक चीज़ का कहा था कि आदमी जैसे डिसिप्लिन अगर कर ले तो बहुत सारी चीज़ें वो हासिल कर सकता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि उठना बैठना खाना पीना किसी से बात करना रख रखाव, जो कि एक तरीका बताया गया है उस तरीके से आप काम करें और अब वैसे रहे तो डिसिप्लिन आप खुद ब खुद हो जाते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा क्योंकि माँ जो है हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले भी प्रॉब्लम्स थी डिसिप्लिन का, लेकिन आजकल भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, जो कि मैं शायद जो बाहर से देखता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या जो क्रिकेट आजकल खेली जाती है, आपको पता है कि जब पहले क्रिकेट क्रिकेट होती थी तो हर बंदा वहाँ खेल रहा होता था। आज जो भी प्लेयर है चंद एक को छोड़ के कोई क्लब क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं होता। तो वो ये डिसिप्लिन में आती हैं चीज़ें कि जहाँ से आप ने स्टार्ट लिया और जब मौका मिले आपको खेलने का तो आप खेलना चाहिए आपको। तो पहली बात अब तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जब मुझे पता चला कि क्लब क्रिकेट तो पाकिस्तान में या कराची में तो हो ही रही, तो तभी उसकी बात हम नहीं कर सकते। लेकिन डिसिप्लिन जो है वो आपने जैसे बोला कि वो बहुत काम देती है और मुझे काम दिया और काम दे रही है। आसिफ भाई, जिस तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपको हम देखते थे कि जहां मौका मिलता था वहां आप हमेशा लाजमी, वैसे भी आप तो रन्स करते ही थे, लेकिन ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो हमने देखी एज ए जूनियर, कि जहां आपको हम लगता था कि कोई साइड मैच हो गया है, कोई ऐसी जगह, वहां आप लाजमी रन्स भी करते थे या सेंचुरी करते थे। मेंटल टफनेस क्या, किस तरह से आपके इतने टफ थे, उसे क्या प्रोसीजर है, किस तरह हम उसको सीख सकते हैं? देखिए मेंटल टफनेस जो है, बहुत सारे मुझसे सवाल जवाब करते हैं कि मेंटल टफनेस क्या है। लोग मुझसे डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है या मेरी पर्सनल अपनी वो ऑब्जर्वेशन है अबाउट द मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस होती है, मेंटल टफनेस ना थ्योरी से आप कर सकते हैं, काउंसलिंग से आप थोड़ा बहुत किसी को पम्प जरूर कर सकते हैं मेंटल टफनेस, लेकिन वो इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग।
और ना कोई इसका इंजेक्शन आता है, कोई ना गोली आती, ना कोई इसकी आईवी आती, कुछ नहीं आता। उसका मेंटल टफनेस का जो है वो लाइफ से इसका ताल्लुक है, क्योंकि लाइफ ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान इस बात को समझे कि हर चीज़ लाइफ में आपके मतलब की नहीं आती। फॉर इंस्टेंस, ठीक है ना, आप कोई काम कर रहे हैं, वो आपके मतलब के लिए, आपके म्यार की नहीं, आप जो चाह रहे हो जो नहीं हो रहा, तो उसमें बजाय गुस्सा होने के, बजाय उसके इरिटेट होने के, बजाय उसके फ्रस्ट्रेट, उस चीज़ को हैंडल किया जाए, उसको टैकल करो कामली। तो आहिस्ता 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 ये जो चीज़ है, ये करके जो है वो आप मेंटल टफनेस, क्योंकि मेंटल टफनेस का बात है, आप मैच में क्या होता है, मुश्किल पोजीशन है, मैच फंसा हुआ है, मैच ये है, मैच टफ करना, आपने निकलना उससे, तो वो जब आपने वो अपने लाइफ में की होती है कि जो आपके मतलब फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं, वहां से आप निकल के आएंगे, तो मैच में भी निकलेंगे ना। वही हैबिट जो आप लाइफ में गुजारेंगे वो मैच में आएगी। अगर आप दूसरी चीजों में आएंगे, फॉर इंस्टेंस एक मिसाल दे रहा हूं मजाक के, गाड़ी का टायर पंचर है, तो अब आप देश फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार ये क्या हो गया, वो हो गया, जाओ आराम से निकालो गाड़ी का टायर, लगाओ, निकल चले, हो गया। अब उसमें अगर आप फ्रस्ट्रेशन शो करो तो फ्रस्ट्रेशन कैरी करेगी आपकी पूरी लाइफ में। इस तरह कि जरा सी प्रॉब्लम आएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और गलती करोगे। यही बैटिंग बॉलिंग सब में, ये फील्डिंग में है कि अगर आपको जहाँ मुश्किल मौका है आप फ्रस्ट्रेट हुए, तो आपकी फिर यही प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये बता दूं कि जो लाइफ में जो आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हो, उसमें जो मुश्किलें आती हैं उसको हैंडल करना सीखो, मेंटल टफनेस खुद ही आ जाएगी। अच्छा आशु भाई, जिस वक्त आप खेलते थे उस वक्त रिवर्स स्विंग बड़ी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस वक्त नई नई चीज थी। और मैं आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आप बात कर रहे थे कि रिवर्स स्विंग खेलने के लिए जो बैट, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, वो आपने अपने तौर पे, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद भी देखा है और जिस तरह आपको हमने फॉलो भी किया कि जिस तरह आप एक जहीन क्रिकेट पाकिस्तान के, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि जहीन तरीन क्रिकेटर्स में से एक है आसिम मुस्तफा। तो जो रिवर्स स्विंग होती थी उसको आपने खेलने का, वो जो बैट उल्टे हाथ में सीधे हाथ में पकड़ के जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे होता था, उसका प्लीज थोड़ा सा अगर आप बताएं। हाँ, उस वक्त ये था कि बात पता ही नहीं कि मैं तो समझा कि हम लोग वो निकाला कि जब आप बॉलर के लेके आ रहा होता तो पीछे से मुड़ के देखते थे, एक दूसरे को करते थे कि अगर बॉल जो है वो शाइन, जो अगर राइट हैंड बॉलर है तो उसकी शाइन अगर लेग स्टंप की तरफ, यानी कि फाइन लेग की तरफ, अंदर की तरफ है, यानी कि उस तरफ से, तो हम उसका राइट हैंड बल्ला पकड़ लेते, आगे ले बैट्समैन समझ आता है कि बाहर इन स्विंग, मतलब उसने शाइन इधर रखी हुई है। अगर हमने उल्टे हाथ में बल्ला पकड़ लिया तो भाई बाहर जो है वो आउट स्विंग की शाइन होगी, ठीक है। और अगर कभी ऐसा होता था कि बॉलर भी चालाक होते थे, वो भी समझ आते कि हमने बल्ला या दूसरी चीजें, तो बॉल छुपा के लाते थे। तो फिर क्या करते थे, हम दोनों हाथ में बल्ला पकड़ लेते, हम उस बैट्समैन को एक मैसेज देते कि अब तेरे ऊपर है, तू, हमने नहीं देख सके, तू ही देख ले अब इसको ना, ठीक है। उसमें क्या था कि बहुत सारी चीजें थी कि एक मुझे अल्लाह ने एक वो दिया था कि मुझे, ठीक है, वो हेल्प करती थी, लेकिन मैं मुझे बैट्समैन का, मैं आखिर वक्त अगर वो बॉलर गेंद छुपा के ला भी रहा है तो मुझे एक आइडिया था, जैसे ही वो गेंद रिलीज करता था मैं नजर पकड़ लेता था कि ये गेंद शाइन किस तरफ है। तो बड़ा उसका आइडिया था। तो वो चीज जो है ना, ये चीजें बड़ी काम करती रही और ये सीखी हमने, सिखाई इसको कि कैसे। और ये बाद में बहुत चला इस चीज का, बैट पकड़ने का, कि किस तरह बैट पकड़ना है, कैसे क्या करना, इस तरह निकाला कि शाइन शाइन कैसे। दो सबसे फनी बात थी कि जब बैट दोबारा से पकड़ लेना, वो बड़ा फनी होता था, क्योंकि सामने वाले बैट्समैन को पता नहीं होता कि अब कौन सी गेंद शाइन कौन सी आएगी, तो वो इस चीजें होती थी। लेकिन बेसिकली हम मैंने तो क्या, मैंने कभी भी सामने वाले बैट्समैन ज्यादा रिलाई नहीं किया, बैट का देख लेता आइडिया होगा, लेकिन आखिर वक्त तक मैं उसका बॉलर का जो हैंड अब रिलीज होता है उसको देता कि शाइन किस तरह, जब रिवर्स स्विंग हो रही हो। अगर रिवर्स स्विंग नहीं हो फिर तो आपको वैसे जो जैसे आप घास वाली पिच पे खेल रहे हो, तो रिवर्स स्विंग होती है घास वाली पिच पे ज्यादातर, और बगैर घास वाली पिच पे, सॉरी, घास वाली पिच पे तो सीम होता है, पड़ के होता है अगर स्विंग हो गया तो वो पाकिस्तान में आपको पता है जैसे हॉट कंडीशन होती है और जहाँ पिचेस अगर थोड़ी ड्राई है तो रिवर्स स्विंग के बहुत चांसेस होते हैं। और रिवर्स स्विंग खेलना भी कमाल है और रिवर्स स्विंग कराना भी कमाल है। ये नहीं कि हर कोई कहता है कि रिवर्स स्विंग हुई, जैसे वसीम वकार रिवर्स स्विंग करते थे और वो उस तरह की रिवर्स स्विंग दूसरे बॉलर नहीं कर सके, ठीक है ना। जो भी कंडीशन बना के वो बॉल या जो भी उसका होती थी कंडीशन को इस्तेमाल करते थे बॉल की, तो वो नहीं कर सके। वो भी एक आर्ट है बॉलिंग करना, रिवर्स स्विंग भी। तो ऐसे हर कोई ऐसे रिवर्स स्विंग नहीं कर सकता ना इस तरीके से, कामयाबी से, जितना वो दोनों करते थे। मेरे ख्याल से जो आप रिवर्स स्विंग खेलने के भी अगर मास्टर थे, तो जितना मुझे याद है आप रिवर्स स्विंग करवाने के मास्टर भी आप माशाल्लाह काउंट होते थे, जिस तरह से था सारा कुछ। बस वो बॉल को आप बॉल को महफूज रखते थे, जिस तरह होता था ना, क्या कहते हैं, जैसे अगर बॉल एक तरफ से रफ हो रहा था उसको उसको उस तरह ही रखा जाता। उसको मेरा काम होता था कि वो उस पर कोई गीला हाथ ना लगे, या मतलब ऐसी चीजें होती थी। इवन किसी पता नहीं तो बॉल हम पाम से नहीं पकड़ते थे, सीम से पकड़ते थे, वो स्ट्रक को ड्राई रखते थे ताकि दूसरी तरफ शाइन होके वो। और जो जब बॉल जो नेचुरल चीजें बॉल को रफनेस की तरफ आती थी उसको टच भी नहीं करते, उसको उसी तरह रखते ताकि वो पिच पिच क्योंकि पिच होती है, आप जब आपके पास घास वाली पिच है तो वो आपको जब अगर पेट पे बॉल पड़ती है तो वो स्क्रैच पड़ता है, उस पर रफनेस आती है।
तो उसको उसी तरह रखा जाता था, उसको लाइव रखा जाता था और दूसरी तरह शाइन करते रहते थे। लेकिन मतलब आसान नहीं होता था इतना, उसको बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी इस चीज़ के लिए। ऐसे नहीं बॉल जो है ना वो आप महफूज करके अच्छी तरीके से रिवर्स स्विंग कराने लगे, वो बहुत देर बाद होती थी जाके, और वो भी फिर किसी को आर्ट चाहिए तो। और नॉर्मली रिवर्स स्विंग भी होती थी वो बॉल पे जो मोस्टली जो है जो कोकोपुरा या रीडर्स की बॉल होती थी, अपनी पाकिस्तानी बॉल हम इस्तेमाल करते थे, बहुत हार्ड होती थी। उस पर रिवर्स स्विंग होना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो इतनी सख्त होती थी कि वो जो है उसका रफनेस बहुत देर बाद आती थी बॉल की ना, उसका लिकर इतना ज़्यादा होता था। लेकिन ये डेफिनेटली वो आर्ट था, उसको एंजॉय करा, सब कुछ किया, बिल्कुल डेफिनेटली। आसिफ भाई, क्रिकेट की कुछ यादें, सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट की यादें बल्कि आपकी अपनी लाइफ की थोड़ा सा बताएं प्लीज। मतलब यादें अगर तो मुझे पहले बता देते कि क्या पूछा तो मैं याद था एकदम रैंडमली तो याद बिल्कुल। एक जो दो यादें होते मैंने भी इसमें क्या कि एक तो जब आपको सबसे पहले जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं देखा हूँ जो जहाँ जहाँ मुझे मतलब एक होता है एहसास हुआ, सबसे पहले जब मैं कराची एजुकेशन बोर्ड में सेलेक्ट हुआ, दैट वाज लाइक एक स्टेप था टुवर्ड्स बिग क्रिकेट। मतलब अभी किसी को समझ में नहीं आता कि यार एजुकेशन बोर्ड की टीम में सेलेक्ट होना कोई कमाल होता था, तो पता कराची बोर्ड की टीम में सेलेक्ट होना भी एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, जो जिस तरह के क्रिकेटर्स उसमें मौजूद होते। ठीक है, कराची बोर्ड से, फिर कराची अंडर 19 से, ठीक है, तो कराची अंडर 19 में आप सिलेक्ट हुए। ठीक है, फिर उसके बाद आप कादन ट्रॉफी के लिए, पैटर्न्स ट्रॉफी के सिलेक्ट हुए। मेरे पहले कप्तान आफ्ताब बलोच साहब, मैं उनको बड़ा मानता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नया था। ठीक है, बिल्कुल नया था, वो मुझे जानते भी नहीं थे, तो शायद सुना हो तो उन्होंने मेरे अपने पहले ही मैच में, और भी बहुत सारे सीनियर बैट्समैन थे, उन्होंने अपने मेरे पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में मुझे उन्हें वन डाउन भेज दिया। उन्हें फुल कॉन्फिडेंस, जाओ खेलो जाके। और असल में मैं अगर ओवर्स का मैच नहीं होता तो शायद मेरे उस मैच में डेब्यू में सेंचुरी हो जाती, क्योंकि मैं 94 पे आउट हुआ था। क्यों, 75 ओवर्स की लिमिट होती थी, आपको पता है कि 75 फिर 85 की लिमिट होती थी फर्स्ट इनिंग की। तो मैं लास्ट ओवर में खेला था और मुझे 6 रन चाहिए थे मैं सेंचुरी करने के लिए, तो लास्ट ओवर था। तो उसमें गेंद कर था, मुझे याद उसका नाम मुजम्मिल था और मुल्तान का वो था स्पिनर। मैं मार निकल के छक्का लग जाए, लेकिन मैं आउट हो गया, स्टंप हो गया। लेकिन अगर ओवर होता तो हो सकता है मेरी जो है ना डेब्यू में सेंचुरी आती। तो वो जिस तरह वो उन्होंने देखा कैप्टन का जो है ना, मैं हमेशा आफ्ताब बलोच को जो मैंने देखा कि उनको हमेशा मैंने रेट किया था टॉप कैप्टन ना, जो उनकी समझ थी। अनफॉर्चुनेटली वो मुख्तलिफ वजहों से नहीं उनको खेल सके पाकिस्तान के, लेकिन देयर बिग ब्रेन। तो वो इस तरह ये आपके खेले, फिर कान ट्रॉफी खेली, फिर पीआईए ज्वाइन की। ठीक है, पीआईए ज्वाइन करने के बाद फिर ये सब चीज़ें जो है आपको स्टेप मिले। फिर पाकिस्तान अंडर 23 के लिए नाम आया, वहाँ आपको कुछ एक स्टेप्स हैं ये। फिर आप पाकिस्तान जूनियर बी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, वो मेरे स्टेप्स हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान वनडे के लिए, तो ये सारे स्टेप्स आके बने। फिर जब मैंने 5 साल का मेरा गैप आया 87-22 से, जब मैं बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला ना, मुझे सेलेक्ट किया, whatever the reason known to them, 92 में वापस आया था। जब पहला मैच के लिए मैं लॉर्ड्स ग्राउंड में था, तो वो जो फीलिंग थी, वो फीलिंग इन सबसे हावी थी, क्योंकि इतने अरसे बाद 5 साल पे आके मैंने दोबारा कंट्री को रिप्रेजेंट करना ना, क्योंकि आपको इतनी मेहनत के बाद 5 साल में आपको चांस मिलता है, तो वो एक फीलिंग दूसरी होती है। बाकी तो फीलिंग आती रही है मैच और बहुत सारी चीज़ें होती रही। तो अभी उसमें अगर कुछ बेहतर, तो मैं इसको फिर सोच करता है कौन सी खास थी जो मैं निकाल, भी मेरे जहन में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो इवेंट्स हुए हैं जिसमें हमें बड़ा हमने एंजॉय किया उस चीज़ को। तो अभी लेकिन अभी मेरे जहन में इस वक्त फिलहाल कोई बात आ नहीं रही जो मैं बता सकूँ। आसिफ भाई, आप इस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं कि क्या आप खुशकिस्मत थे जो आप इतनी क्रिकेट खेल गए, या आपका हार्डवर्क ज्यादा था जिसकी वजह से आप क्रिकेट ज्यादा खेले? देखें, मैं आपको बताऊं कि ये हर जगह मैं इस किसी फॉर्म में हर बात करता हूँ, ये अल्लाह की डेस्टिनी होती है। अल्लाह ताला ने आपको चाहा होता है कि आपको एक है। मैं आपको सिंपल बताऊं कि जब मैंने अपनी मोहल्ले से क्रिकेट शुरू की थी, तो मेरे साथ जो मोहल्ले में स्ट्रीट क्रिकेटर्स थे, ठीक है, वो सारे मेरे हमारे एक ही उसके थे, एक ही कैलिबर के थे ना, स्टाइल मतलब एक ही, मतलब जो जो स्किल लेवल था एक ही था, क्योंकि अच्छे प्लेयर थे हम सारे। तो हुआ कि वो मैं कंटिन्यू करता चला गया, जो है ना सफर तय करता गया, सफर मतलब ट्रैवल, मतलब सफर SUFF वाला सफर नहीं, सफर जो होता है ना, आप मंजिल तय करते गए आप। तो वो छोड़ के चले गए, उन्होंने नहीं क्रिकेट के लिए अपने काम में लगे, तो मैं लगा रहा उसमें, लगा रहा, मेहनत करता रहा। ठीक है, लेकिन इस चीज में सिर्फ आपकी मेहनत काम नहीं आती। देखिए, आपका चीज आती डिसिप्लिन। ठीक है, आपका हार्डवर्क, आपकी लगन, आपका पैशन, और इन सबसे बढ़कर जो आपकी माँ बाप की दुआएं होती है ना, वो आपको बहुत ज्यादा पे करती है। क्योंकि हम अभी जब ये क्रिकेट से बात करते हो, हम हर एक को कह रहे होते हैं यार मेरे लिए दुआ करना, यार मेरे पीर साहब मेरे लिए दुआ करना। अभी जब माँ बाप जिंदा है तो पीर साहब और किसी और को क्या दुआ, ये मैं हट की बात की, तो दुआ से बात कर रहा हूँ आपको मैं।
तो जो वालदेन की दुआएं वो बड़ी काम देती हैं। वालदेन की दुआएं भी उसी वक्त काम आती हैं जब आप वालदा की ओबीडियंट होते हैं। तो ओबीडियंसी जो है पेरेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको उनकी दिल से दुआ चाहिए तो। एंड दिस वन नहीं तो आप कामयाबी नहीं। कामयाबी ये नहीं होती कि आप बिलियनियर हो गए, कामयाबी होती कि आप एक सुकून वाली और अच्छी लाइफ अल्लाह ताला आपको दे रहा है हर चीज़ के। तो ये एक होती कामयाबी, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि हर चीज़ें हम मॉनेटरी फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो हार्ड वर्क हर चीज़ का एलिमेंट इंग्रेडिएंट होता है, हार्ड और दुआएं, आपकी मेहनत, सब कुछ ये एक चीज़ से नहीं होता। आप भी कभी नहीं कहते मेरा कमाल है, कभी नहीं आप ये कह सकते कि मेरी मेहनत है जिसकी वजह से मैं आया। नहीं, उसमें आपके सराउंडिंग जो आपके हेल्पर होते हैं, ठीक है, जो आपको क्रिकेट को लेके जाने होते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले देखिए बहुत सारी चीज़ें आए थे। मेरे कोच थे के मजीद साहब मरहूम अल्लाह जिन्हें नसीब के, MM बेग साहब थे नावजिब खाना वाले, उसके बाद सिराजुल इस्लाम आए इस्लामी साइंस कॉलेज वाले, ठीक है। तो वो साहब आए, मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त सलीम भाई मरहूम जो अल्लाह को जिन्हें नसीब करे, वो मतलब ये लोग के मेरे वालिद और दूसरे और लोग जो मैं बता रहा हूँ कि जो आपके साथ लेके चलते, जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब का जो हाथ होता है, इनके बगैर आप कोई भी बंदा कहीं नहीं पहुंच सकता कि अकेला पहुंच जाए। तो ये सब चीजें होती हैं और ये सब चीजें इसको कहते हैं जब आपकी जो हैंडलिंग है या आपकी जो रख रखाव वो सबके साथ अच्छा हो, जब भी लोग आपके लिए साथ खड़े होते हैं ना। तो ये बहुत सारी चीजें, सिर्फ आपकी मेहनत काम नहीं आती किसी भी चीज आने के लिए। मतलब ये आप कहेंगे कि परसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ सही टाइम पे सही लोगों ने आपको आगे की तरफ सफर तय करवाया जिसकी वजह से आप आगे निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखें, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कोई ना कोई आपको सपोर्ट करता रहता है, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ आपकी भी जो है ना, जो आपका जो रख रखाव मिलना जुलना है वो भी ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके लिए आपको सपोर्ट करें। क्योंकि आप अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया कि पहले तो पता है यार, बल्ले खरीदने के पैसे नहीं होते थे, याद है आपको। जी बिल्कुल। किट करनी, व्हाइट शर्ट करनी नहीं खरीद मिलते थे, पैसे नहीं होते थे खरीदने पर, कहाँ कहाँ से जाना पड़ता था। तो कोई ना कोई उस वक्त ये दे देता था, तो हमें बड़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता था हमारे लिए। तो वो सपोर्ट ही खिलाएगी ना हमारे लिए, चाहे हमें कोई किसी तरह के भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत काम देती हैं, क्योंकि आपको दूसरी चीज़ के बहुत से चीज़ें कि जब लोग आदमी एक मुकाम पहुंच जाते हैं, अपने जो जिस जिन लोगों ने आपको इस मकाम पहुंचाने में मदद की, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। जो कि हमारे यहाँ बड़ा है कि वो जिक्र भी नहीं करते उन लोगों का। बहुत कम लोग हैं जिनको इतने आला ज़रफ़ नसीब है कि उन लोगों का जिक्र करते होंगे जिन्होंने उनको उस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन दैट इज हाउ इट वर्क्स। आसिफ भाई, आप क्या समझते हैं जिस तरह हमारी क्लब क्रिकेट कराची में खत्म हो गई है और जिस तरह से अभी डिपार्टमेंट की क्रिकेट भी खत्म हो गई, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर थी पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रक्चर पर। आप डिपार्टमेंट से भी खेले, आप एसोसिएशन से भी खेले, अब रीजनल क्रिकेट हो गई सारी। आप किस तरह देखते हैं इसको? क्या ये इफेक्ट करेगी हमारी आने वाले टाइम के अंदर हमारे टैलेंट को प्रोड्यूस करने के लिए? देखिए बात यह है कि अक्सर जब भी कोई है, जो मैंने यहाँ रह के सीखा एक चीज़ कि जब आप कोई चीज़ को ख़त्म कर रहे हो सिस्टम, तो सिस्टम को जब ख़त्म करने के लिए आपको एक पैरेलल सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि आप उससे स्विच कर सको। इन्होंने क्या किया कि खैर वो प्राइम मिनिस्टर साहब को तो शुरू ही से ही वो जब उन्होंने PIC छोड़ी थी 82 के बाद से, तो उसके बाद से वो लग गए थे जी जो है ना वो क्रिकेट जो है वो डिपार्टमेंट की नहीं होनी चाहिए, वल्लाह आलम, ठीक है ना, उनकी क्या इंटेंशन थी वो समझते थे। लेकिन उसका ये तरीका जब ठीक अब इम्प्लीमेंट हो गई है, तो अब ये 6 जो टीमें हैं उसमें क्या होगा कि मैं आपको बताऊँ, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। मेरी भी एक और हमारे एक पुराने क्रिकेटर से कल मेरी बात हो रही थी कि मैं जब 1985 में, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको क्रिकेट की बात, डिपार्टमेंट क्रिकेट की अहमियत कि 1985 में जब मेरा NED में दाखिला हुआ, ठीक है, उसके साथ ही 2 महीने में मैंने PIE ज्वाइन कर ली, ठीक है। PIE ज्वाइन करी, अगर मेरे पास अगर डिपार्टमेंट नहीं होता PIE, ठीक है, तो मैं 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे परमानेंट किया, तो अगर मैं देखिए मैं उस पर मेरा डिपार्टमेंट था, मुझे ये पता चल गया कि जो मैंने इंजरिंग से मैंने जो मुझे जॉब मिली वो मुझे क्रिकेट ने दे दी है, तो मैं क्रिकेट की तरफ लग गया, ठीक है। मुझे पता अगर मैंने क्रिकेट नहीं भी खेली तो मैं अपनी मेहनत करूंगा, और मेहनत अगर नहीं भी खेली तो मेरे पास मेरी अपनी रोजी का जरिया मौजूद है, ठीक है। अगर मेरे पास ये सिलसिला नहीं होता तो मैं 1 आध 2 साल ट्राई करता, ठीक है। तो मैं नहीं होता तो मैं वापस जाके अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करता था, क्रिकेट छोड़ देता ना मैं, तो मेरे पास क्योंकि कोई ऑल्टरनेट नहीं था,
होता अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होता। ऐसे बहुत से लोगों ने किया है बेचारे जिनके पास डिपार्टमेंट नहीं थे या नहीं खेल पा रहे थे, तो वो यही हुआ ना कि जहां तक वो जा सकते थे गए, उसके बाद उन्होंने दूसरी राय की ना, वो क्रिकेट के साथ लगे तो नहीं रहे ना। आपके हमारे सामने उसी जमाने में जब डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी तो कितने प्लेयर आए, नहीं वो है तो उन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी चूज कर ली चीजें ना। तो ये डिपार्टमेंट क्रिकेट तो इम्पोर्टेंट, हाँ उसका आप इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो है वो आप उसको सही कर सकते हैं, जो कि मुझे पता चला कि बहुत से डिपार्टमेंट जो है वो परमानेंट जॉब नहीं दे रहे थे, ठीक है ना, वो एक इश्यू है। और अगर वो परमानेंट जॉब नहीं दे रहे थे तो ये फिर वही बात आ गई, कॉन्ट्रैक्ट पे रहना, तो परफॉर्मेंस करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा डिपार्टमेंट से भी। तो वही चीज अब रीजन में आ जाएगी जहां से प्रोविंस की टीमें खेल रही स्टेट की, तो आप परफॉर्मेंस करोगे तो अगला साल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जैसे हमारे जितने पुराने क्रिकेटर, हम जितने भी लोग इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते थे, उनकी यही होता था ना कि हम परफॉर्मेंस करें तो हमें कोई और क्लब से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक जैसे जुड़ी हुई हैं। अब इसको क्या है कि प्लेसमेंट जो है इसकी राइट होनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ कहाँ फिट होती है। तो डिपार्टमेंट के क्रिकेट को इन्होंने खत्म नहीं करना चाहिए था। आप ये कर लेते, हमारे पुराने क्रिकेटर, मेरी कल बात होती है अफजाल भट्ट साहब से, वो भी यहाँ न्यूयॉर्क में होते, उन्होंने ये बात की थी, मैंने बात हो रही थी कि वो 2 साल आप रखते हैं, 2 साल डिपार्टमेंट में चलाते, 2 साल रीजन में कराते। अब देखते हो आप ना स्ट्रॉन्ग कर देते रीजन बेस के, फिर वो उनको डिपार्टमेंट, वो लड़के वहां जाके खेलते रीजन बजाय डिपार्टमेंट ही खेलने के, जो भी चूज करते। लेकिन सबसे बड़ा इशू, जो मुझे सबसे बड़ा इशू है इस सिस्टम से, कि क्योंकि इनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है इस क्रिकेट के लिए, तो क्या आया क्रिकेट बोर्ड हर साल मोर देन 1 बिलियन रुपीस खर्च कर सकेगा? इतनी ताकत है होगी इसके साथ, कितने साल तक वो सस्टेन करेगा? अब सोचें, अगर ये प्राइम मिनिस्टर हैं, कल नहीं होते और कोई नया सिस्टम आता, कहते नहीं ये खत्म, हम नहीं कर सकते थे, पैसे नहीं है, तो हम कहाँ खड़े होंगे ना? डिपार्टमेंट क्रिकेट इतनी जल्दी दोबारा शुरू हो ही सकती, डिपार्टमेंट टीमें इतनी जल्दी बन नहीं सकती। आपको ही पता है कि कितनी टीमें, एक जमाने में यूबीएल बंद हुई, टॉप टीम थी यूबीएल की टीम बंद हुई, उसके बाद कितना टाइम लगा उसको दोबारा टीम बनाने के लिए। तो अगर आप डिपार्टमेंट को दोबारा शुरू करें तो अब टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की टीमें गवर्नमेंट के इंसिस्टेंस के ऊपर बनती थी। बहुत से चेयरमैन या दूसरे आते थे, वो नहीं चाहते थे कि टीमें बने स्पोर्ट्स की, उनको, बहुत से लोगों को स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं था, तो लेकिन वो क्योंकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी या वो एक बना हुआ था सिस्टम, तो चलता रहता। उनको एक मौका मिल गया, टीमें बंद हो गई, तो टीमें डिपार्टमेंट खोलना, मैं बताऊँ आपको, बहुत मुश्किल है अब इस वक्त। तो अब ये सिलसिला क्या आया, ये जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी इनके पास, कितनी देर तक सस्टेन कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट अभी चलनी नहीं चाहिए थी, देते रहते, फिर देखते उसका क्या ऑल्टरनेट होता। तो इतने बाय 1 स्लैश करके आपने खत्म कर दी, वो नुकसान पहुंच रहा है उसको। अच्छा आसिफ भाई, आप 3 साल यूएसए के सेलेक्टर भी रहे, और जिस तरह से भी आ रहा है कि आईसीसी के एसोसिएट जितने मेंबर्स हैं उसमें यूएसए में सबसे ज्यादा क्रिकेट बूम हो रही है, तो थोड़ा सा यूएसए की क्रिकेट बताएं प्लीज आप। यूएसए की क्रिकेट इसलिए बूम हो रही है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि यूएसए क्रिकेट बहुत ज्यादा बूम हो रही है। और यूएसए को जब मैं 3 साल सेलेक्टर रहा, बुद्धू दसेनायके श्रीलंका का फॉर्मर क्रिकेटर, विकेट कीपर, वो हमारा कोच था, हेड कोच। तो हम सब जब अपनी एक टीम वर्क के तहत यूएसए को सेकंड टीयर में ओडीआई स्टेटस मिला है, वनडे इंटरनेशनल को सेकंड टीयर के अंदर। जो टैलेंट है, जो यहाँ पे क्रिकेट होती है, बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है इसमें, यूथ से लेके वुमेन से लेके गर्ल्स का थोड़ा भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन यूथ क्रिकेट बहुत ही बूम कर चुकी है। मेंस क्रिकेट का जो है वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो नहीं बना, लेकिन टैलेंट बहुत है। अब इनको एक सही पाथ देना है, वो पैथ इनको मिल जाएगा तो वो जो है, मैं इनको समझता हूँ कि अगर सही तरीके से काम हुआ तो आप इसको यूएसए को विद इन 5 years, मेरी बात है, अगर ये सही मिल गया, जो बच्चों इनका प्लान है, अगर वो कामयाब एग्जीक्यूट कर पाए, विद इन 5 year यूएसए की टीम को आप देखेंगे कि वो बिग टीमों के साथ, यानी कि जो फर्स्ट ईयर की जो लोअर बॉटम टीम्स हैं जो भी हैं, उसमें उनसे कॉम्पीट कर रही होंगी, जो जैसे आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, यूएई, जो भी अच्छी टीम है उनसे, उनके साथ होंगी खड़ी है। आसिफ भाई, जी जी, यूएसए के लिए तो एक बड़ी अच्छी चीज ये भी हुई है कि अली खान जो है वो यूएसए से ताल्लुक है उनका, और फर्स्ट प्लेयर है जो आईपीएल के अंदर भी गए हैं खेलने, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, तो ये एक अच्छा एक साइन हो गया कि एक रोल मॉडल मिलना शुरू हो गया है वहाँ के यंगस्टर्स को। हाँ बिल्कुल, वो यहाँ भी पीएसएल में खेला है, आईपीएल में खेल रहा है, और वो सीपीएल, तीनों लीग में खेला। तो हो सकता है अगली दफा वो ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहा है, बांग्लादेश में भी खेला वो, क्योंकि वो मेन यूएसए का बॉलर है, फास्ट बॉलर, और डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और भी अच्छे प्लेयर निकलेंगे, तो और कुछ प्लेयर भी खेलते हैं यहाँ से जो कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं, वहां तक तो जाते हैं वो लोग। अब देखना है कि आईपीएल में कब तक जाते हैं, या पीएसएल में कभी ड्राफ्ट होते हैं आगे जाके कि नहीं होते। लेकिन एज यूजुअल के टैलेंट की कोई कमी नहीं, सिर्फ इसको निखारने की और सही जो है ना रास्ता दिखाने की जरूरत है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत बूम होगी।
ठीक है आसिफ भाई, लास्ट में अगर आपको एक अच्छा सा मैसेज देना चाहिए कि आप जिस तरह के इंसान है, मैं तो जाती तौर पर आपको जानता भी हूँ और हमेशा से आपका एडमायर रहा हूँ, कोई एक अच्छा सा मैसेज जो सुनने वाला हमारे जो या तो यंगस्टर जो क्रिकेटर हैं या ऐसे आम जो लोग भी हैं, प्लीज कोई एक अच्छा सा मैसेज। भाई मैसेज यही है जो हमेशा मैं देता हूँ कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ठीक है, माँ बाप की खिदमत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ को भी अवेल करने के लिए। ये मेरा मैसेज है। बाकी जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो बाकी जो उसके साथ की चीज़ें खुद ब खुद होने लगेंगी। चलें ठीक है। मैं व्यूअर्स को इतना कहूंगा सिर्फ कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नेक्स्ट हमारे मेहमान के साथ हाजिर होंगे। आसिफ मुस्तफा के साथ हमारा शो आपको कैसा लगा हमें आप जरूर मैसेज करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।